तो आज हम लोग देखेंगे नेचुरल फिनोमेनास को। नेचुरल फिनोमेनास क्या है, जैसे कि अर्थक्वेक, रेन, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। सो उसको देखने से पहले हमें एटम को देखना होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनमें चार्जेस का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो चार्जेस हैं उसमें एटम का रोल है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है इस एटम के बारे में कि एटम का ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं जिसे हम लोग साथ में मिलके कहते हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सही है कि नहीं? चलो, बहुत अच्छे। उसके बाद अब एक चीज़ जो कि शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो तो न्यूक्लियस को रिवॉल्व नहीं करेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन्हें न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एकदम एक दूसरे से हेल्ड किया गया, मतलब पकड़ा गया। न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं हो तो वो नहीं पकड़े जाएंगे, इसी के लिए न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा उन्हें एक दूसरे से पकड़ा गया। समझ में आ गया? इसी वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही एकदम स्ट्रांग फोर्स है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है, ये आप भी जानते हैं। सो न्यूक्लियस फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से प्रोटॉन को ये नहीं छोड़ता है। प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, उन्हें नहीं छोड़ता। इसी के लिए हमने पढ़ा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन हो सकता है। समझे? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है तो आसानी से टूट जाएगा और इसी का सिर्फ लेन देन हो पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम इज आयोन। हमने पढ़ा है कि एटम का जो चार्ज है वो ना बनाया जा सकता है और ना ही पूरा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसे सिर्फ हम लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में हम लोग उसे सिर्फ भेज सकते हैं। तो जब भेजा जाता है, अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एटम न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स प्रोटॉन है तो न्यूट्रल है। लेकिन वहीं पे अगर किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को भेज दिया, या फिर उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, गेन किया या फिर लॉस किया, गेन या लॉस में, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को हम लोग कहते हैं आयोन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा आयोन का। समझ में आया? सो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स, हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो टर्म्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप लोग नाम सुना होगा, बहुत एक अच्छे साइंटिस्ट थे। उसके बाद द बॉडीज कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये जो बॉडीज हैं, ठीक है, कोई भी बॉडीज है, सो वो चार्ज हो सकते हैं किस द्वारा? वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। कैसे? फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। अब ये कैसे चार्ज हो सकते हैं? फ्रिक्शन के द्वारा। सो रबिंग करके ये चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, रब करके हम लोग इसे चार्ज कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कॉम और उसका हेयर, मतलब कंघी और हमारा बाल। फॉर एग्जांपल, आप लोग कंघी लो, बाल में थोड़ा ऐसे रब करो और फिर उस कंघी को छोटे छोटे बाइट्स ऑफ पेपर से उसे उसके पास लेके जाओ, पेपर के बाइट्स के पास लेके जाओ, वो पेपर के बाइट्स को अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि जो आपका हेयर है, ठीक है, हेयर ने कॉम को नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसी वजह से इसने आसानी से अट्रैक्ट कर लिया उस पेपर्स को जो कि न्यूट्रल था या फिर पॉजिटिव था। ठीक है, जो कि न्यूट्रल था या फिर पॉजिटिव था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर न्यूट्रल है इसका मतलब वो अनचार्ज है, और हमने ये भी पढ़ा है कि एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसके बाद कंडक्शन। ये कंडक्शन क्या है? तो जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आते हो और उससे टच करवाते हो, जैसे मान लो मेरा ये हाथ चार्ज्ड बॉडी है और ये वाला अनचार्ज्ड बॉडी है, तो मैं जब इसे टच करवाऊंगा तो जो चार्ज्ड बॉडी होती है, ठीक है, जब चार्ज बॉडी टच होती है अनचार्ज्ड बॉडी से, तो क्या करती है चार्ज्ड बॉडी? क्या करती है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने चार्जेस को अनचार्ज्ड बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देती है। समझ में आया? अनचार्ज्ड बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देती है, और इसी तरह वो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज हो जाता है सेम टाइप के चार्ज से। ठीक है, सेम टाइप के चार्ज से वो चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके पास क्या है?
ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब इसके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है तभी तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रॉन्स है, लेस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये एक अनचार्ज बॉडी के पास जाती है, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी के पास जाती है, तो ये क्या करेगी, उस अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, ठीक है, उस अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, क्योंकि इसके पास कम है तो इसके पास क्या होगा, उससे इसके पास तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स की संख्या इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेने की वजह से उससे कुछ उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अपना पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे और प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसके पास, यहाँ पे अभी देखा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है, प्रोटॉन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। सो ये अगर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटॉन्स उससे भी ज़्यादा मात्रा में है। समझ में? वहीं पे अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन्स है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। वो जब एक अनचार्ज बॉडी के पास जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उसे भेंट कर देगी, ठीक है। उसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, लेकिन ये अपना कुछ इलेक्ट्रॉन उसे और दे देगा, सो वो भी, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो भी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, सो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी दूसरे को भी नेगेटिव चार्ज करेगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे को भी पॉजिटिव चार्ज करेगी। उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? जब एक चार्ज बॉडी, ठीक है, जब एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के पास लाई जाती है, उसे टच नहीं करवाया जाता, सिर्फ पास लाया जाता है, तो क्या होता है कि जो क्लोजर एंड होता है ना अनचार्ज बॉडी का, वो सेम टाइप ऑफ चार्ज अटेन कर लेता है चार्ज बॉडी से। सेम टाइप नहीं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। मान लो कि जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी को हमने उसके पास लाया, तो क्या होगा, अनचार्ज बॉडी का जो क्लोजर एंड होगा, जो कि उसके पास होगा, हमने उसे सटाया नहीं है, सिर्फ पास लाया, जो क्लोजर एंड होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम उसका जो फादर एंड होगा, मतलब जो उसका सबसे दूरी वाला एंड होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो इंडक्शन में ये कहानी है। अब ये जो कंडक्शन है और ये इंडक्शन है, ये होता क्यों है, इसे हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज होता है ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमने उसे जब रगड़ा अपने बालों में, तो क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए, या फिर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट गई। सो ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि अभी हमने देखा कि जो अभी हमारे हेयर में थी थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसे दे दिए, ये हमारे हेयर में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थी तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कंघी को दे दिया, तो कंघी नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ में आया? और फिर पेपर न्यूट्रल था तो इसे आसानी से उसने पास ला लिया, उसे आसानी से अट्रैक्ट किया। सो फ्रिक्शन की वजह से कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है ये हम लोग समझ गए, लेकिन कंडक्शन की वजह से कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है ये हम लोग अभी हायर क्लासेस में देखेंगे। चलो, सब सही है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये वो डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग डिटेक्ट करते हैं चार्जेस को। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। हमें पता कैसे चले कि कोई भी बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज है, तो उसे देखने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसे बनाने वाले महान इंसान का नाम था अब्राहम बेनेट, ठीक है। 18 सेंचुरी में इसे बनाया था। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, उस समय से तरक्की कर रहे हैं आज तक। सो ये इलेक्ट्रोस्कोप उस समय बनाया गया था जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। सो इसमें बात क्या है कि ये देखो, ये मेटल फॉइल्स है, ठीक है। उसके बाद ये एक मतलब वुडन बॉक्स है जिस पे उसको खड़ा किया गया है। उसके बाद ये एक ब्रास है, फिर उसके बाद ये भी एक रॉड से बना हुआ ब्रास है, और ये जो आपको ये जो लीव्स दो दिखाई दे रही है, ये गोल्डन लीव्स है, इसे गोल्डन लीव्स कहा जाता है, शायद गोल्ड से बना हो। सो इसको उन्होंने नाम दिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये पहला इलेक्ट्रोस्कोप था जिससे कि चार्जेस डिटेक्ट होते थे। अब कैसे होते थे इन्हें देखेंगे। टू फाइंड वेदर द बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। अब हमें ये पता करना है कि बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज है। इसको कैसे पता करें? उस बॉडी को आप ब्रास के पास लेके आओ, इस ब्रास डिस्क के पास। जो गोल्ड लीव्स है,
उसके कुछ चार्जेस को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। गोल्ड लीव्स एक्वायर्स चार्जेस, कुछ चार्जेस को वो एक्वायर कर लेगा और फिर क्या होगा, गोल्ड लीव्स डाइवर्स करने लगेगा, ऐसे ये जो है डाइवर्स करने लगेगा, डाइवर्ज करने लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल, अगर वो चार्ज बॉडी होगा तो एक ही टाइप का ना उसके अंदर चार्ज होगा, सो वो जब गोल्ड लीव्स के भीतर जाएगा, अंदर जाएगा, तो क्या होगा, दोनों लीव्स एक ही साथ रहेंगे, दोनों लीव्स के पास सेम चार्जेस आएंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल करने लगेंगे। समझ में आया, बहुत अच्छे। लेकिन अगर वो बॉडी अनचार्ज होगा, सो कोई चार्ज ही नहीं जा पाएगा गोल्ड लीव्स के पास, अगर कोई चार्ज जा ही नहीं पाएगा, सो गोल्ड लीव्स डाइवर्ज ही नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ नो चार्ज, किसी चार्ज की वजह से वो डाइवर्ज नहीं करेंगे। दूसरी बात, कैसे पता करें कि कोई भी बॉडी, ठीक है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसको पता करने के लिए पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप को एक नॉन चार्ज से चार्ज करो, जैसे कि इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दो या फिर नेगेटिव चार्ज से चार्ज कर दो, ठीक है, इसको पहले चार्ज कर दो। और फिर उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको चेक करना है कि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसको आप डिस्क के पास लेके आओ, ठीक है, इसके पास लेके आओ। अगर जो गोल्ड लीव्स हैं वो डाइवर्स करती हैं, तो जो चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप का है वही चार्ज उस ऑब्जेक्ट का भी है। लेकिन जो डाइवर्जेंस है वो धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है, अगर वो धीरे धीरे घटता जाता है, इन दोनों के बीच का जो डाइवर्जेंस है ये धीरे धीरे घटता जाता है, या ऐसे डाइवर्ज नहीं करता है, धीरे धीरे घटता जाता है, तो अपोजिट चार्ज है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तीसरा एक और बात, टू फाइंड वेदर बॉडी इज कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हमें ये पता करना है कि बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, जैसे कि कॉपर का वायर कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, प्लास्टिक का ट्यूब कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। पता करने के लिए एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लो और एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लो, दोनों को कॉपर वायर मान लो, हमें पता करना है कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। उस कॉपर वायर को उन दोनों से कनेक्ट कर दो, क्या होगा, अनचार्ज बॉडी भी डाइवर्स करने लगेगा। क्यों करेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी से कुछ चार्जेस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सेम चार्जेस उसमें जब चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो भी डाइवर्स करने लगेगा। लेकिन वहीं पे एक प्लास्टिक ट्यूब से दोनों को कनेक्ट करो, अनचार्ज बॉडी डाइवर्स नहीं करेगा, वो जैसा का वो एकदम गिर के रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब गोल्ड लीव्स डाइवर्स नहीं करेंगे। क्यों, रीज़न एक ही है, क्योंकि प्लास्टिक ट्यूब ने ये चार्ज बॉडी से वहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किए, जब चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं किए तो फिर डाइवर्जेंस किस बात का। चलो ये तो हो गया आपका टॉपिक क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे जो एटमॉस्फेयर में जो चार्जेस हैं उन्हें कैसे डिटेक्ट किया गया। तो इसे डिटेक्ट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने पहले एक काइट बनाया जिसको सिल्क के क्लॉथ से उन्होंने बनाया, उसके ऊपर उन्होंने एक आयरन के वायर को, मतलब आयरन के रॉड को उसके ऊपर रखा, जो कि एक लाइटनिंग रॉड की तरह काम कर रहा था। उस आयरन के रॉड के नीचे उन्होंने हेम्प स्ट्रिंग को लगाया, फिर हेम्प स्ट्रिंग के नीचे सिल्क स्ट्रिंग, दोनों की को लगाया, क्योंकि हेम्प स्ट्रिंग जो था वो जब वेट हो जाता है रेन के द्वारा, जब वो गीला हो जाता है रेन के द्वारा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था। और वहीं पे सिल्क स्ट्रिंग वो ड्राई रखा गया ताकि उससे बेंजामिन फ्रैंकलिन पकड़ सके, क्योंकि सिल्क स्ट्रिंग एक गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और हेम्प स्ट्रिंग एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद सबसे लास्ट में एक मेटल की की को हेम्प स्ट्रिंग से अटैच किया गया, और जब तक कि सिल्क का जो थ्रेड था वो ड्राई था, ठीक है, जब तक वो ड्राई था तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बारिश होना शुरू हुई और वो जो थ्रेड था वो गीला हुआ, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाई दिया की के अंदर, की में, एक मेटल की में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जो मेटल की था, मेटल की एक गुड कंडक्टर था, यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी आई और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा हो गया, फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से स्पार्क हुआ। समझे, चलो बहुत अच्छे, मुझे लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे जो लाइटनिंग होता है और जो थंडरस्टॉर्म होता है वो कैसे होता है, और जो लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होते हैं वो किस वजह से होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में, ठीक है। सो लाइटनिंग एंड थंडर ये कैसे कॉज होता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और जो आइस होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस होते हैं, और अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड के अंदर, वो एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्वायर कर लेता है क्लाउड, जिसकी वजह से क्लाउड इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्वायर करता है। इसी की वजह से अपर जो रीजन होता है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और लोअर रीजन उसका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो लाइटनिंग है वो कॉज होता है
उस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज की वजह से ये लाइटनिंग कॉज होता है। क्योंकि एयर एक इंसुलेटर, हमने पढ़ा है कि एयर एक इंसुलेटर है, वो अपोजिट चार्ज्ड क्लाउड्स को एक दूसरे से न्यूट्रलाइज नहीं होने देता, ठीक है, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज नहीं होने देता। तो जब चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, जब चार्ज पार्टिकल की क्वांटिटी क्लाउड्स में बढ़ जाती है, जब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो एयर अपना इंसुलेशन पावर खो देता है। उस बीच में एयर इंसुलेशन पावर अपना खो देता है और चार्जेस फ्लो करने लगते हैं एयर के थ्रू, चार्जेस एयर के थ्रू फ्लो करने लगती हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लो। जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है चार्ज पार्टिकल का क्लाउड के अंदर और एयर अपना इंसुलेशन खो दे और जब चार्जेस एयर के द्वारा फ्लो करने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। समझ में आया? तो ये चार्जेस एकदम कंटिन्यू रहते हैं फ्लो करना एयर के थ्रू और इसी फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से एक बहुत ही लाउड क्रैकिंग साउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं थंडर, ठीक है, जो कि एक इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लैशेस इन स्काई कॉल्ड लाइटनिंग। और इसी वजह से एक स्पार्क फ्लैश होता है लाइटनिंग का स्काई में, जिसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। समझ में आएगा कि लाइटनिंग और थंडर क्या है और वो कैसे कॉज होता है। थंडर कैसे कॉज होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? तो जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो फ्लो करने लगते हैं एयर के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करने लगते हैं एयर के थ्रू तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो करते हैं तो ये साउंड एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये साउंड क्रिएट करते हैं और उसी साउंड और वही लाउड क्रैकिंग साउंड को हम लोग कहते हैं थंडर, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं थंडर। और यही जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लैशेस भी स्पार्क भी प्रोड्यूस करते हैं। इसी स्पार्क को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? बड़े बिल्डिंग्स में एक लाइटनिंग कंडक्टर रहता है, ठीक है, उस बिल्डिंग से भी बड़ा एक रॉड लगा हुआ होता है आयरन का, ठीक है। ये क्यों लगा होता है? ताकि जब उसके ऊपर से क्लाउड जा रहे हैं और इंडक्शन के द्वारा वो जो लाइटनिंग रॉड है उस इंडक्शन के द्वारा उसको खींच ले, ठीक है, इंडक्शन के द्वारा उस चार्जेस को वो खींच ले। अगर वो लाइटनिंग रॉड वहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? इंडक्शन के द्वारा वो जितने भी क्लाउड के चार्जेस थे वो बिल्डिंग के द्वारा ट्रैवल करते और बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन इस लाइटनिंग रॉड की वजह से जो कि कुछ ऐसा होता है, इस लाइटनिंग रॉड की वजह से मान लो ये जो अगर क्लाउड यहाँ से जा रहा है तो ये क्लाउड अपना ये जितना भी चार्जेस है सब इसमें दे दिया और ये सारे चार्जेस फ्लो होते हुए सब नीचे की तरफ जमीन में आ गए। सो इसकी वजह से बिल्डिंग सेफ होता है और आसानी से रहता है, एकदम अच्छे से, मतलब वो रह पाता है बिल्डिंग, नहीं तो सारे के सारे चार्जेस बिल्डिंग के थ्रू फ्लो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अर्थक्वेक है वो कैसे कॉज होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है वह कैसे होता है। अर्थक्वेक क्या है? आप लोग जानते हैं भूकंप है अर्थक्वेक, और कुछ नहीं। सो अर्थक्वेक को जानने के लिए हम लोग को पहले अर्थक्वेक है, भूकंप है, अर्थ में होता है, तो अर्थ को पहले 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ठीक है, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये 3 भाग हैं जिनमें बांटा गया है। क्रस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, जिसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस है वही है क्रस्ट। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना ये बड़े हैं ओशियंस के मुकाबले, ठीक है, वैसे ओशियंस के मुकाबले कॉन्टिनेंटल एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद मैंटल क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, डेंसर है क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है, क्रस्ट के मुकाबले ये सॉफ्ट है और थोड़ा डेंस है और ये क्रस्ट के एकदम सबसे ये क्रस्ट के नीचे है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, जो अपर लेयर है मेंटल का, अपर लेयर मेंटल का और क्रस्ट का पूरा और क्रस्ट पूरा, ठीक है, अपर लेयर मेंटल और क्रस्ट पूरा, इनको कहते हैं लिथोस्फेयर, जिसको कि लार्ज और स्मॉल प्लेट्स में बांटा गया है और इन प्लेट्स को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। कौन सा प्लेट्स कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। बहुत अच्छे। उसके बाद कोर पे आते हैं। कोर ये सबसे अंदरूनी पार्ट है, सबसे अंदरूनी हिस्सा है अर्थ का, ठीक है, जिसको कि डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। इनर कोर क्या है? ये इनर कोर कहो या फिर सेंटर ऑफ अर्थ कहो, जो कि एक सॉलिड है, जो कि एकदम सॉलिड है। लेकिन जो आउटर कोर है, ठीक है, आउटर कोर है वो हॉट है, एकदम गर्म है और वहाँ पे जो मेटल्स हैं वो एकदम मोल्टन स्टेट में रहते हैं। इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि ये वो आउटर कोर कितना मतलब गर्म है। अच्छा, यहाँ तक तो अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली अब ये अर्थक्वेक होता कैसे है, ठीक है। तो जो सरफेस है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है, वो स्लिप करते रहते हैं। ये जो सरफेस है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स स्लिप करते रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फॉल्ट, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फॉल्ट, ठीक है। तो उसे हम लोग फॉल्ट कहते हैं। द प्लेस बीनीथ सरफेस ऑफ अर्थ वेयर अर्थक्वेक
starts is called focus of earthquake and point above focus is epicenter of earthquake। ठीक है, जो प्लेस अर्थक्वेक जहाँ पे वो सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक जहाँ पे शुरू हुआ उसे हम लोग फोकस कहते हैं, जो कि अर्थक्वेक जहाँ पे शुरू हुआ उसे थोड़ा दूर उसे हम लोग फोकस कहते हैं, और उसे हम लोग फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। और फोकस के ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी जो होती है ना, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है इस एपिसेंटर पे मैक्सिमम होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो अर्थक्वेक होता है ये होता कैसे है? अर्थक्वेक होता है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके स्लिप करने के कारण ये हमेशा स्लिप करते रहते हैं। कीप मूविंग, देखो यहाँ पे दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कीप मूविंग एंड कॉज अर्थक्वेक। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं और अर्थक्वेक कॉज करते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये थोड़े रफ है, ठीक है, ये रफ है, तो ये लोग जब मूव करते रहते हैं तो स्टक कर जाते हैं, एक दूसरे के मूविंग की वजह से कभी स्टक कर जाते हैं। और ये जब रिलीज होते हैं, ठीक है, ये जब रिलीज होते हैं उस समय तो ये एक एनर्जी बाहर की तरफ छोड़ते हैं जो कि एकदम आउटवर्ड छोड़ते हैं फॉल्ट की तरफ से। फॉल्ट से एक एनर्जी आउटवर्ड निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सेस्मिक वेव्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेस्मिक वेव्स। इसी सेस्मिक वेव्स का यूज़ करके हम लोग ये अर्थक्वेक को रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है सेस्मिक वेव्स का, ठीक है, जो कि सेस्मिक वेव्स का जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, वो साइंस जिसमें कि हम लोग अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं। उसके बाद ये जो सिस्मोग्राफ है, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ है, ये एक सीरीज ऑफ लाइन जनरेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राम, जो कि मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, अर्थ के मैग्नीट्यूड को, कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक वो बहुत ही ज़्यादा है या फिर कम है, ये नंबर्स में इंडिकेट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड को पढ़ा जाता है रिक्टर स्केल पे। डिफरेंट मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है एक स्केल के द्वारा, जिस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। तो चलो अर्थक्वेक कैसे होता है ये आप लोग समझ गए कैसे होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण होता है, समझ गए। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराते वक्त जब रुक जाते हैं और फिर वो जब निकलते हैं तो जो एनर्जी वो लोग छोड़ते हैं वो एक सेस्मिक वेव्स के रूप में छोड़ते हैं, और उसी सेस्मिक वेव्स का यूज़ करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थक्वेक को हम लोग मेजर करते हैं। चलो बहुत अच्छे। वैसे अर्थक्वेक एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी क्यों हिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी एक बड़ी टॉपिक है जिसको हम लोग शायद आगे अगले हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।